सलीका जिसने सीखा है हवाओं के रुख को मोड़ने का, उसे ही हक है तूफानों के बीच दिया जलाने का। नाम तो बहुत होते हैं ओहदों के बाजारों में, मजा तो तब है जब रुतबा हो ईमानदारी निभाने का। नमस्कार, मैं कोमल मिश्रा और आप देख रहे हैं भारत 19 एक्सप्रेस। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 35 वर्षों के सफर को सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि जनसेवा का संकल्प माना। उत्तर प्रदेश कैडर के 1986 बैच के वरिष्ठ अधिकारी जिन्होंने पौड़ी गढ़वाल की वादियों से लेकर लखनऊ के सत्ता के गलियारों तक करीब 61 अलग अलग पदों पर अपनी अभिन्न छाप छोड़ी है। चाहे वह राजस्व परिषद के अध्यक्ष की गरिमा हो या अपर मुख्य सचिव के रूप में जटिल विभागों का संचालन, इन्होंने हर चुनौती को अपनी कार्य कुशलता से हल किया है। अक्सर कहा जाता है कि प्रशासन कठोरता का नाम है और प्रकृति कोमलता का, लेकिन आज हमारे बीच एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने इन दोनों ध्रुवों को एक ही केंद्र पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, एक और जहां इन्होंने प्रशासनिक फाइलों की उलझनों को बड़ी सादगी से सुलझाया है, तो दूसरी ओर प्रकृति के प्रति इनका गहरा अनुराग इन्हें एक संवेदनशील संरक्षक बनाता है। इनके लिए कलम से निकले वाली स्याही जितनी जरूरी है उतनी ही पवित्र है इनके हाथों से रोपी गई हर एक पौधे की जड़। 30 अप्रैल 2022 को रिटायरमेंट के वक्त इनके जो शब्द थे, मुझे एक सिविल सर्वेंट होने पर गर्व है। वर्तमान में राज्य सहकारी समिति निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जिम्मेदारी संभाल रहे मुकुल जी का ये मानना है कि कल भले अगली पीढ़ी खाएगी पर ऑक्सीजन हमें आज से ही मिलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं, ऐसी शख्सियत से मिलते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुकुल जी हमारे शो में। आज जैसे कि आपने ये कहा है, मैं पहले धन्यवाद कर दूं आपका कि आपने मुझे बुलाया और मैं आपके माध्यम से अपनी बात लोगों के समक्ष रख पाऊंगा। धन्यवाद। सर, जैसे आप कहते हैं कि आज भावी पीढ़ी खाएगी पर ऑक्सीजन हमें आज से ही मिलेगी, बेशक कल हमारी भावी पीढ़ी खाएगी, तो आप जैसे प्रशासनिक फाइलों के बीच में उलझे रहते हैं और वहां तो तुरंत सब काम होता है, हमेशा तेजी के साथ होता है, तो आपने धैर्यवान कार्य कैसे चुना? नहीं, दो अलग अलग चीजें। देखिए, प्रशासनिक कार्य वो तो करना ही है, वो जीविका है, मेरी जीविका थी। और ये जो पर्यावरण संरक्षण की बात है या पेड़ लगाने की बात है और भी जो भी सामाजिक कार्य है, ये उससे बिल्कुल भिन्न चीज है। ये अपने मन की संतुष्टि के लिए, समाज को कुछ देने के लिए इस उद्देश्य से होते हैं। इनको दोनों को आपस में मिला के और इनमें कोई विरोधाभास ढूंढना गलत है। अक्सर विकास और पर्यावरण को दोनों को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। कहते हैं कि विकास करना है तो पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे, पर आप एक ऐसे विभाग में हैं जहां हमको विकास का भी ध्यान रखना है और आप दूसरी तरफ पर्यावरण को भी साथ लेके चल रही है। आप कैसे मैनेज कर पाते हैं दोनों का संतुलन? देखिए, ये बात तो सही है कि जब विकास होगा तो कभी कभी पेड़ काटने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल जितना भी विकास होता है वो नियोजित विकास होता है और नियोजन में हम एक एक पेड़ और एक एक झाड़ी को बचा नहीं सकते हैं। लेकिन भारत सरकार के और प्रदेश सरकार के बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर पेड़ काटना चाहता है तो उसे उसकी जगह कॉम्पनसेटरी प्लांटेशन करना पड़ता है। वो प्लांटेशन आसपास भी हो सकता है, थोड़ा दूर भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए उसे जमीन की व्यवस्था करनी पड़ती है। वहाँ पेड़ लगाकर उनकी देखभाल करना और उनको आगे बढ़ाना, ये उसका दायित्व है। तो मैं मानता हूँ कि एक बीच का रास्ता निकालने का प्रयास सरकार ने किया है और इससे अच्छा रास्ता शायद ही हो। इसके अलावा हर व्यक्ति की अपनी रुचि होती है और बहुत सारे, मैं तो देखता हूँ आजकल के बच्चे हों या बूढ़े हों या जवान हों, सभी में रुचि है कि किसी तरह से पेड़ पौधों को बढ़ाया जाए और पर्यावरण को किसी तरह से संतुलित रखा जाए। सर, जैसे आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो आपका कोई ऐसा ग्रीन सिग्नेचर प्रोजेक्ट हो जो आपने सोचा हो? ऐसे तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन शुरू से ही, खासकर जब सेवा में आए, बल्कि उससे पहले जब पढ़ाई करते थे, तो हमारे कॉलेज में एक कार्यक्रम एनएसएस का चला करता था। उस एनएसएस के कार्यक्रम में हम लोग जाते थे और जमीन से जुड़ी हुई तमाम चीजें करते थे। कभी आलू की खेती कर ली, कभी सूरजमुखी के पौधे उगा लिए, कभी बड़े पेड़ों का रोपण भी किया। तो एक जुड़ाव तो शुरू से रहा, लेकिन सेवा में आने के बाद विशेष रूप से जब मैं शुरुआती सेवा में था तो भारत सरकार के सौजन्य से और राज्य सरकार की तरफ से बड़े सारे कार्यक्रम
पेड़ लगाने को लेकर और पर्यावरण को संतुलित करने को लेकर चलाए गए। उसमें एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम में एक वृक्षारोपण का पूरा अलग हेड हुआ करता था। और उस समय मुझे याद है हम लोग फील्ड में जाते थे, जगह जगह जा जाके लोगों से बात करना, समझाना उनको कि भाई पेड़ लगाइए, पेड़ लगाने से फायदा होता है। तो इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम करे। और अगर आप देखिए तो कुछ ऐसी सफलताएं मिली हैं जो मुझे ही केवल नहीं मिली, पूरे समाज को मिली है। प्रोजेक्ट टाइगर जो पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बहुत ही बड़ी और बहुत अनूठी प्रोजेक्ट थी। वो प्रोजेक्ट ऐसी है कि आज टाइगर की साइटिंग किसी भी जंगल में आप जाइए तो लगभग आसानी से मिल जाता है देखने को। जबकि जब हम लोगों ने नौकरी शुरू करी थी आज से 35-40 साल पहले, तो जंगल में जाते थे तो बड़ी मुश्किल से 10 बार जाने पर कभी एक बार टाइगर दिखता था। तो बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स लोगों को मिले हैं। मैंने भी अपना योगदान किया है, कभी सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करके, कभी कहीं करके। अच्छा लगता है वो सब करने में। अच्छा सर, जैसे कि आजकल जो सड़कें हैं वो सिर्फ कंक्रीट का रास्ता बन गई है। मोस्टली हम लोगों ने ये देखा कि हर तरफ बस शोर है गाड़ियों का, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। पर अगर आप अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं जो आदर्श सड़क है, उसकी परिभाषा क्या आती है आपके दिमाग में? आदर्श सड़क, देखिए हमारे देश में आदर्श सड़क बनाने का काम शेरशाह सूरी ने शुरू किया। जब उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई तो चौड़ी सड़क थी, उसके दोनों तरफ सराय थी, लोगों के रुकने के लिए इंतजाम थे। वहां पर उस समय घोड़े चला करते थे, जानवर चला करते थे, तो उनके रुकने की व्यवस्था थी, उनके पानी पीने की व्यवस्था थी। तमाम सड़कों के किनारे उन्होंने फलदार वृक्ष लगाए ताकि राहगीर जब जाएं तो उन्हें छाया भी मिले, फल भी मिले खाने को और उनको अच्छा लगे, क्योंकि उस समय सफर बहुत कठिन होता था। तो मैं मानता हूँ कि एक आदर्श सड़क बनाने का जो सपना था या कॉन्सेप्ट था वो तब से शुरू हुआ और शायद उससे भी पहले रहा हो। आजकल भी जब सरकार सड़कें बनाती है तो दोनों तरफ प्लांटेशन की व्यवस्था होती है, प्लांटेशन करा भी जाता है। आपने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे देखा होगा, आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे भी देखा होगा, बहुत सारे पेड़ों का प्लांटेशन किया गया है। चॉइस ऑफ ट्रीज या स्पीशीज को लेकर मेरा थोड़ा सा मतभेद रहता है कि ऐसे पेड़ होने चाहिए जो या तो फल दें या कोई औषधि दें या कम से कम अच्छी छाया तो दें। तो वो कभी कभी देखने को मिलता है कि ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे पेड़ लग जाते हैं जिनकी बहुत स्पेसिफिक यूज नहीं है। वैसे तो हर पेड़ का इस्तेमाल है, हर पेड़ छाया देता है, हर पेड़ हवा देता है, ऑक्सीजन देता है, लेकिन अगर फलदार पेड़ लगाए जाए या फूलदार पेड़ लगाए जाए, औषधि युक्त पेड़ लगाए जाए तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। जैसे कि सर, सहकारिता का अर्थ होता है सबका साथ सबका विकास। तो आप निर्वाचन आयोग के चेयरमैन भी हैं, तो आप पर्यावरण संरक्षण को कैसे अपने साथियों के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं, कैसे इस विभाग में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, निर्वाचन आयोग का काम तो केवल निर्वाचन करवाने का है। निर्वाचन शुद्ध हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, ये काम निर्वाचन आयोग का है। तो इसका सीधा संबंध पेड़ लगाने से या पर्यावरण की संरक्षण से नहीं। अपनी जो विभाग के लोग हैं उनको प्रेरित करना है। मैं आ रहा हूँ उस पे कि हर वर्ष आपने सुना होगा कि राज्य सरकार एक कार्यक्रम चलाती है बरसात के दिनों में, जिसमें करोड़ों वृक्ष लगवाए जाते हैं और इन वृक्षों को लगवाकर वो सही लगे हैं या नहीं लगे हैं, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से इसका प्रमाणन होता है। और उत्तर प्रदेश को मुझे बताते हुए खुशी है कि कई वर्षों से इसमें इनाम मिलता है और इसमें अच्छा काम किया है। हर वर्ष रिकॉर्ड बढ़ता है, रिकॉर्ड टूटता है पिछले वर्ष का। और इस इतने बड़े कार्यक्रम को चलाने के लिए बहुत सारे विभाग, बहुत सारी संस्थाएं अपना अपना योगदान देती हैं। और मेरी जो सहकारी समितियां हैं प्रदेश की, लगभग 45,000 सहकारी समितियां हैं हमारे यहाँ, उन सबका भी योगदान होता है। उनके लक्ष्य भी होते हैं, वो लक्ष्य पूरे भी करते हैं। और ये सभी पेड़ जीपीएस से जुड़े हुए होते हैं, मतलब इनका जीपीएस टैगिंग होती है। तो पहले के मुकाबले में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हुआ है और पेड़ों की संख्या बढ़ी है। पर्यावरण बहुत मायने में खराब हुआ है, लेकिन अगर इतने प्रयास ना किए होते तो बहुत ज्यादा खराब हो गया। सर, जैसे अभी आपने टेक्नोलॉजी की बात की, तो जो आज की जेनजी कह लो, जो भावी पीढ़ी है, वो अगर क्लाउड कहा जाए तो स्टोरेज या डाटा समझती है, पर बादल नहीं समझती है। तो उन भावी पीढ़ी को आप कैसे नेचर से जोड़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं?
देखिए, भावी पीढ़ी को जोड़ने के कार्यक्रम स्कूलों में किए जाते हैं और बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। अगर आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो आप ये पाएंगे, ये महसूस करेंगे कि किसी न किसी ने पिछले 2-3 महीने के अंदर वहां पर्यावरण के संरक्षण को लेके काम किया है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान चलाया, तो स्वच्छता अभियान को चलाने में बच्चों का योगदान सबसे ज्यादा रहा। मैंने कई बार ये खुद महसूस किया है कि आप गाड़ी से जा रहे हैं, आपने बाहर कुछ सामान फेंकने की कोशिश करी तो किसी बच्चे ने टोका कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। इसी तरह से अगर कहीं कोई पेड़ काटता है जबरदस्ती, तो मैंने बहुत सी बार देखा है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के 5 साल के बच्चे कहते हैं पेड़ नहीं काटना चाहिए। तो ये सब देख के अच्छा लगता है। और देखिए, जेन जी को ये मानना कि वो केवल टेक्नोलॉजी में लगी हुई है, ये गलत बात है। उनकी सारी अभिरुचियां हैं। वो बुक्स पढ़ने का भी प्रचलन पहले से बहुत बढ़ गया है। शायरी भी सुनती हैं, कविता भी सुनती हैं, गाने भी सुनते हैं, अच्छी से अच्छी कहानियां लिखते हैं, फिल्में भी बनाते हैं, देखते हैं, एक से एक एक्सपर्ट नृत्य में भी है। तो मैं नहीं मानता कि जेन जी जो है वो केवल टेक्नोलॉजी में लगी हुई है और केवल कंप्यूटर में घुसी हुई है। वो एक आम धारणा हो सकती है शायद हमारी पीढ़ी की, बट सही नहीं है वो बात। जिस तरह आप पर्यावरण को शुद्ध रखने की बात करते हैं, वैसे निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया है उसमें आप किस तरह पारदर्शिता बनाए रखते हैं? क्योंकि जैसे हम लोगों का सोचना है एज अ जर्नलिस्ट कि जो ग्रास रूट का किसान है वो जैसे अपने बीजों पे भरोसा करता है, वैसे निर्वाचन आयोग या चुनाव प्रक्रिया पे भरोसा कर पाए। देखिए, मैंने आपको बताया कि हमारे प्रदेश में लगभग 45,000 सहकारी समितियां हैं और इनमें सबके चुनाव आगे पीछे होते रहते हैं। लगभग कोई समय ऐसा शायद ही होता हो जब किसी ना किसी का चुनाव ना हो। और हमारे यहाँ ये प्रक्रिया है कि अगर चुनाव में कोई धांधली होती है या कुछ गड़बड़ होती है तो उसको लेके जो पीड़ित व्यक्ति है वो कलेक्टर के यहाँ या निर्वाचन आयोग में हमारे यहाँ केस फाइल कर सकता है। तो मुझे यहाँ पर ज्वाइन करे हुए करीब 1.5 साल हो गया है और मैं ये हर्ष के साथ कह सकता हूँ कि केवल 3 या 4 मामले थे जो कोर्ट में हमारे चल रहे थे और वो भी अब सब निपट गए हैं। और जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें बहुत कम लोगों को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई है कि वो इसको चैलेंज करें। तो पहला पैमाना तो यही है कि ये कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं और बाकी मुझे लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी के इंटरवेंशन से इसमें सुधार हो सकता है। हम लोग अपना पोर्टल बनाकर उस पर सभी सहकारी समितियों की सदस्यता सूची डालने का प्रयास कर रहे हैं और हम ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं कि ये सारे कार्यक्रम निर्वाचन के वो ऑनलाइन सबके सामने सबको दिखाई देने की स्थिति बन सके। इसमें कुछ कठिनाइयां हैं, कुछ नियम में चेंज होने की जरूरत है, कुछ एक्ट में बदलाव होने की जरूरत है। वो प्रक्रिया चल रही है और राज्य सरकार और आयोग दोनों मिलकर इस तरह के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इससे लोगों को बहुत विजिबल एक चेंज दिखाई देगा कि कार्यक्रम बहुत ट्रांसपेरेंटली हो। अच्छा सर, क्या आपके कोई बचपन की ऐसी कहानी रही या आपको कोई ऐसा मतलब वृक्ष, ऐसा स्थान पसंद हो जहां पर आप जाके अपनी चिंताएं भूल जाते हो, समस्या का समाधान मिल जाता हो, कूल हो जाते हो एकदम? देखिए, हम लोग प्राइमरीली शहरी जीवन के आदी हैं। Okay. तो शुरू से हम लोग शहर में ज्यादा रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे पिताजी भी सेवा में थे तो बचपन से हम लोगों ने छोटे शहर भी देखे हैं, बड़े शहर भी देखे, लेकिन अधिकांश शहर देखे हैं। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि कोई ऐसा बड़ा कोई खास वृक्ष हो या कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे मैं कहूँ कि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ पे भी वृक्ष होते हैं, जहाँ पे भी हरियाली होती है, वो चाहे वृंदावन का निधिवन है, चाहे वो आगरा में सिकंदरा के जंगल, सिकंदरा के चारों तरफ की जगह है जहाँ लंगूर बहुत सारे हैं, चाहे लखनऊ का जू है, या पुराने शहरों में जब बाग होते थे, और लखनऊ तो बागों का शहर, तो यहाँ तो एक से एक बाग ऐसे रहे हैं जहाँ बचपन से हम लोग गए हैं, बार बार देखा है और जहाँ जाके बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा सर, अगर आप आगे जाके अपने आप को एक कैसी शख्सियत के रूप में देखना चाहेंगे? एक कड़क मिजाज का
प्रशासनिक आदमी या फिर एक नरम दिल वाला जो प्रकृति का प्रेमी है? देखिए, ये धारणा गलत है कि प्रशासन जो है वो सख्ती होती है। प्रशासन में सख्ती बहुत कम इस्तेमाल करी जाती है। सख्ती इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती है, सख्ती का आभास होना चाहिए लोगों में कि भाई अगर आप कुछ गलत करेंगे तो प्रशासन सख्त होगा। मुझे लगता है कि प्रशासनिक पदों पर जो भी बैठे हैं, चाहे कोई भी हो, उनको सख्त मिजाज से ज्यादा लोगों के संग सिंपैथाइज करने वाला और एम्पैथाइज करने वाला होना चाहिए। लोगों की समस्या को अपनी समस्या मान के उसका हल निकालने का मन में जज्बा होना चाहिए। सख्ती से काम नहीं चलता है। हर समय आप डांट-डपट करते रहिए या लोगों को पनिश करते रहिए, उससे काम नहीं चलता है। तो मुझे तो लगता है कि प्रशासनिक पद पर होना भी एक कोमल हृदय के ही आदमी के बस की बात है, प्रशासनिक पद पर अच्छा काम करना। और मैंने अपनी सेवा में अनेक ऐसे उदाहरण देखे हैं जिसमें एक से एक कोमल हृदय के लोग बड़े सक्सेसफुल प्रशासक रहे। और जहां तक देखिए प्रकृति की बात है, प्रकृति से प्रेम सबको होता है। मैं ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जानता हूं जिसे किसी सुंदर बाग में जाकर कोई अच्छी तस्वीर देख के, कोई अच्छी पेंटिंग देख के, कोई अच्छा गाना सुन के या कोई अच्छी शायरी सुन के जिसका दिल ना हिलता। तो मैं ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जानता हूँ। मुझे तो लगता है कि आदमी को इमोशनल भी होना चाहिए, आदमी को मददगार भी होना चाहिए, और आखिरी मुकाम पर जब पहुंच जाए, जब किसी तरह से काम ना निकल रहा हो, तब सख्त होना चाहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस खास एपिसोड में दर्शकों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करने के लिए, हम लोगों को पेड़ों के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, धन्यवाद। देश की हर खबर सबसे पहले